अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम फिर हाजिर हुए हैं नए क्लास के साथ, नई एनर्जी के साथ। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी भूगोल क्लास 8 का संसाधन चैप्टर जो हमने कल शुरू किया था, उसी का आज आधा पढ़ेंगे। इसमें से कल हमने संसाधन पढ़ लिए थे, उसके जो है संसाधन क्या चीज है, पेटेंट क्या है, वगैरह चीज हमने कल इसके बारे में पढ़ा था। आज फिर उसी का जो है दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को एंड तक देखिए, और कुछ भी अगर फायदा पहुंचता है इस वीडियो को देखने से, आप नॉलेज को गेन करता है और जो है नॉलेज में इजाफा करता है। तो हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर रमीज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक दूसरे को शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। चलते हैं हम अपने बोर्ड की तरफ, देखते हैं कि आज हम इसमें से क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये जो है सभी एग्जाम के लिए बहुत फायदा और महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, क्लास 8 में है, इसके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। जो एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए भी फायदा है। तो आइए चलते हैं हम अब एनसीईआरटी भूगोल क्लास 8 का संसाधन चैप्टर का दूसरा हिस्सा। कि संसाधनों के प्रकार के बारे में हम कल सिर्फ आपको झलक दिखाए थे कि संसाधन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो आपने कल देखा था एक कि इसमें संसाधन के प्रकार में प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज और मानव निर्मित संसाधन यानी कि मैन मेड, और मानव खुद यानी कि मैन समय है, खुद है, सेल्फ है। तो संसाधनों के प्रकार में हो गया प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। ये तीन चीजों के बारे में हमने कल बता दिया था, सिर्फ झलक दिखाए थे। आज इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या चीज है, प्राकृतिक किसे कहते हैं, प्राकृतिक क्या है। तो ये सारे टर्म जो है प्राकृतिक, जिसको हम लोग नेचुरल बोलते हैं, नेचुरल बोलते हैं, ये एक टर्मिनोलॉजी है। हाँ, कुदरत जिसे उर्दू में बोला जाता है। तो उसी तरह से प्राकृतिक जो है एक हिंदी शब्दावली है। तो प्राकृतिक का मतलब होता है वैसा पदार्थ या वैसा चीज जो अपने आप वजूद में आया, अपने आप उस पर किसी भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं हुआ, मानव ने उसे बनाया नहीं। तो वैसे ही चीजों को प्राकृतिक चीज कहा जाता है। जैसे जिसे पैदा करने के लिए जो है क्या हुआ, अपने आप पैदा हो गया, तो उसे किसी मानव ने उसको ईजाद नहीं किया। तो इसी तरह से प्राकृतिक में देखते हैं कि क्या क्या ऐसी चीज है जो अपने आप आया है। जब हम अपने आसपास के चीजों और वस्तुओं को देखते हैं और उस पर हम नजर दौड़ाते हैं, तो देखते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी है तो उसे कुदरत ने पैदा किया। खुद इंसान जिसे कुदरत ने पैदा किया, जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, नदी है, झरने हैं, हाँ, वायु है, ये सब सारे चीजों को किसने पैदा किया ना, ये कुदरत ने पैदा किया, ये अपने आप पैदा हो गए। तो उसी तरह से प्राकृतिक संसाधन की अगर बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, क्या है कि वैसा संसाधन प्रकृति या कुदरत द्वारा, हाँ, वैसा संसाधन प्रकृति या कुदरत द्वारा और अधिक संशोधन के बिना ही, यानी कि उसमें कोई भी संशोधन की जरूरत नहीं पड़ी, या अगर पड़ी तो थोड़ी बहुत पड़ी, तो बगैर संशोधन के ही क्या हो गए, उपयोग में लाए जा सकते, उपयोग में लाते हैं, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वायु, इसको डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, श्वसन क्रिया में इसका डायरेक्ट उपयोग करते हैं। हाँ, किसी चीज को जलाने में इसका डायरेक्ट उपयोग किया जाता है। तो उसी तरह से जल है,
हम इसका डायरेक्ट उपयोग करते हैं। हाँ, ट्यूबवेल से पानी लिए और डायरेक्ट उसको पी लिए। ठीक है, तो ये सब सारे नदियां हैं, झील है, मिट्टी है, कुछ खनिजा हैं, जिसको हम क्या है इसका डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो वही क्या होता है प्राकृतिक संसाधन होता है, जिसमें जो है खास संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती, खास टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ ऐसे संसाधन है जिसमें खास टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ संसाधन ऐसे हैं जिसमें खास टेक्नोलॉजी या खास जो है संशोधन की उसमें जरूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि आपने एग्जाम्पल देखा, वायु, जल, नदियां, झील, मिट्टी वगैरह क्या है कि ये जो है प्राकृतिक संसाधन है। ऐसे तरह से प्राकृतिक संसाधन के प्रकार हैं। प्राकृतिक संसाधन के क्या है टाइप्स हैं, तो इसके दो टाइप्स हैं, नवीकरणीय रिन्यूएबल और दूसरा है और नवीकरणीय संसाधन क्या हुआ नॉन रिन्यूएबल। तो हम और पहले नवीकरणीय संसाधन पर ध्यान देते हैं, क्योंकि ये नवीकरणीय संसाधन होता क्या है, नवीकरणीय संसाधन क्या चीज है। तो इसमें ये है कि वैसा संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत का मतलब होता है बन जाना या बना दिया गया या बन गया, यानी कि शीघ्र से तेजी से वो चीज बन जाता है। ठीक है, किसी में तो समय बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन कुछ ऐसे संसाधन है जो तेजी से होते रहता है, रिसाइकल होते रहता है, या जिन्हें पुनः प्राप्त या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, या वैसा संसाधन जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उसे पुनः हासिल किया जा सकता है। उस चीज को एक बार उपयोग कर लेने के बाद बार बार उसका उपयोग किया जा सकता है, पुनः दोबारा यानी कि उसका उपयोग किया जा सकता है। ऐसे ही संसाधन को रिन्यूएबल संसाधन, नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। तो आप लोगों ने समझ गया होंगे कि संसाधन के प्रकार में प्राकृतिक संसाधन है ना, मानव बिंदु संसाधन और मानव संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में नवीकरणीय हो गया और नवीकरणीय हो गया। नवीकरणीय वैसे संसाधन को कहा जाता है कि जो दोबारा उसको हम उपयोग में ला सकते हैं, पुनः उसको उत्पन्न किया जा सकता है, शीघ्रता से ये बनाए जा सकते हैं। वैसे ही संसाधन को क्या कहते हैं नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। कि इनका उपयोग करने से ये समाप्त नहीं होते, इनका उपयोग करने से ये समाप्त नहीं होते। जैसे वाटर, हम उसका उपयोग करते हैं लेकिन वो समाप्त नहीं हो रहा, बार बार उसका क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं, वो जो खत्म नहीं होता। आगे इसके बारे में और बताएंगे, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। अच्छा, उदाहरण के रूप में सौर ऊर्जा है, तो सोलर एनर्जी है, जो धूप से सोलर को चार्ज करके हम उसको एनर्जी में बदलते हैं और उससे जो है कोई भी विद्युत उपकरण को हम उसमें चलाते हैं। ठीक है, ये जो है सौर ऊर्जा ये हमेशा तेजी के साथ बनते रहता है। ठीक है, ये मानवीय हस्तक्षेप के प्रभाव से भी जो है ये क्या नहीं होता, ये बदलता नहीं, ये अपना काम लगातार करता रहता है। जब तक सूर्य की रोशनी आती है ये हमें काम देता रहता है। उसी तरह से पवन ऊर्जा है, हाँ, ये भी असीमित भंडार है, ये भी असीमित है। आप देखिए कि सौर ऊर्जा ये भी असीमित है, सौर ऊर्जा भी क्या है असीमित है, कि इसको भी क्या नहीं किया जा सकता, ये खत्म नहीं होते। जब तक दुनिया कायम रहेगी, जब तक दुनिया चलेगा, ये सौर एनर्जी भी चलता रहेगा, ये सौर एनर्जी भी चलता रहेगा। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि जो है पवन ऊर्जा भी क्या नहीं है कि ये भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि जो है जब तक वायु चलेगी, जब तक हवा चलेगा, तब तक क्या है कि सोलर क्या एनर्जी में कन्वर्ट होते रहेगा, है ना। इसके बारे में डिटेल जानकारी मिलेगी सारे एनर्जी के बारे में, जिस तरह से सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, इसका एक अलग से क्लास लेकर के इसको बताया जाएगा। सिर्फ यहाँ उदाहरण के स्वरूप बताया गया है कि सौर ऊर्जा जो है, सोलर एनर्जी जो है वो धूप से पैदा किया जाता है, तैयार किया जाता है, तो वो खत्म होने वाले नहीं है, असीमित है। उसी तरह से पवन ऊर्जा यानी कि वायु के द्वारा जो ऊर्जा को ऊर्जा में तब्दील किया जाता है, वो भी खत्म नहीं होंगे। जब तक वायु चलेगी तब तक जो है पवन ऊर्जा हमको मिलता रहेगा। इसी तरह से जल है, जल से जो है
बिजली बनाई जाती है, जो ऊर्जा तैयार किया जाता है, वो भी खत्म नहीं होगा। जब तक जो है जल है, जब तक यहाँ पर पानी है, तब तक जो है वो हमारा वो हमें बिजली देता रहेगा। ये असीमित भंडार है। इसको जो है खत्म करने से भी मानवीय मानवीय प्रभाव से भी यह खत्म नहीं होने वाला। उसी तरह से कुछ ऐसे संसाधन है जो मानवीय हस्तक्षेप करके उसको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये क्या है कि ये भी खत्म नहीं होगा। लेकिन इसको प्रभावित किया जा सकता, इसे प्रभावित किया जा सकता, इसे जो है कुछ जगहों पर कम किया जा सकता है। हाँ, तो उसी तरह से आप देखते हैं जल जो ये असीमित भंडार है, लेकिन ये पूरे धरती पर, पूरे पृथ्वी पर एक समान नहीं है। कहीं पर पानी का बहुत किल्लत होता है, पानी की बहुत कमी होती है, ठीक है, और कहीं पर पानी बेशुमार है, बहुत ज्यादा है ना। तो कहीं पर सैलाब बहुत ज्यादा आ जाता है, ठीक है, तो पानी ज्यादा होने के कारण, और कहीं पर सूखा पड़ जाता है तो वहां पानी की कमी है। जिस तरह से अगर अफ्रीका देशों की बात की जाए, अगर हमारे इंडिया में कुछ कुछ जगह जैसे राजस्थान वगैरह हो गया, या जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, हाँ, मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, वहां पर पानी की कमी को देखा जा सकता है, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर पानी की कमी को देखा जा सकता है, ठीक है। इसी तरह से और जल क्या हुआ कि मानवीय प्रभाव से भी इसे दूषित या प्रदूषित किया जा सकता है, खराब किया जा सकता है, ठीक है। इसके सतह को, जो जल के स्रोत के सतह जो होते हैं, उसे भी मतलब प्रभावित किया जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं हो सकता। उसी तरह से मिट्टी है, मिट्टी भी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन मानवीय प्रभाव से इस मिट्टी को बर्बाद किया जा सकता है। जैसे में अगर हम ये मान लें कि फसल को उपजाने के लिए जिस केमिकल या जिस फर्टिलाइजेशन का हम इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, जिस खाद का इस्तेमाल करते हैं, वो खाद ज्यादातर किसका बना होता है, केमिकल से बना होता है, ठीक है। तो वैसे खाद से क्या होता है कि केमिकल वाले खाद होते हैं, वैसे खाद से क्या होता है, उपज तो ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन जो उसका प्रभाव पड़ा मिट्टी में, जो उसके केमिकल रिएक्शन मिट्टी में हुआ, वो मिट्टी को क्या करेगा, बर्बाद कर देगा। तो इसीलिए आजकल जो है ज्यादातर जैविक खेतियों पर ध्यान दी जा रही है कि जैविक खेती से अगर खेती किया जाए तो इसमें उपज भी बढ़ता रहेगा, उपज के साथ साथ मिट्टी का जो शक्ति है वो भी क्या होगा, बर्बाद नहीं होगा। तो इसीलिए क्या है कि मिट्टी को मानवीय प्रभाव से इसको खराब किया जा सकता है, लेकिन बर्बाद नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता है, असर हो सकता है इस पर, मिट्टी पर। उसी तरह से जंगल भी क्या है कि ये भी असीमित भंडार है, लेकिन मानवीय प्रभाव से इसे क्या किया जा सकता है, बर्बाद किया जा सकता है, इसे नष्ट किया जा सकता है। जैसे कि जिंदा मिसाल और अभी का करंट मिसाल लिया जाए कि तेलंगाना स्टेट में जो है, हैदराबाद में जो है, बहुत बड़े जंगल के एरिया को क्या कर दिया गया, काट दिया गया, है ना। तो ये तो सुनते रहते हैं, कहीं पर आग लग जाती है किसी मानवीय गलती के कारण, या अपने आप आग लग जाती है, जैसा कि अभी अमेरिका के अंदर में हुआ, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि भाई मानवीय प्रभाव से या कभी प्रकृति के प्रभाव से क्या होता है कि इसमें आग लग जाती है, ये नष्ट हो सकता है। तो लेकिन मानवीय प्रभाव इसमें ज्यादा असर पड़ता है जंगल में। आजकल जो है बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े जो है सुपरमार्केट वगैरह बनता है, तो वैसे तो सुपरमार्केट या रेलवे लाइन बिछाई जाती है, दिगर चीजें जो है की जाती है, तो कहाँ पर करेगा, अब पृथ्वी जमीन पर जो है करने के लिए जंगल को साफ किया जाता है। तो ये जंगल को साफ करने के लिए क्या कहता है, किसी भी रेल पटरी वगैरह को लगाने के लिए, हाँ, मानव अपने सुख को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है कि जंगल को काटा जाता है, लकड़ियों को काटा जाता है, तो जिससे जो है ये, तो जल, मिट्टी, जंगल और सीमित होने के बावजूद भी इसमें मानवीय असर, मानवीय प्रभाव डाला जा सकता है, इसे नष्ट किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे संसाधन है, ऐसे रिन्यूएबल संसाधन है जिसको मानवीय प्रभाव नहीं
प्रभाव, मानवीय प्रभाव नहीं पड़ सकता। जैसे कि आपने देखा सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, इसको क्या है कि मानवीय प्रभाव के बाद भी जो है इसे ये नहीं किया जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता। अरे यहाँ पर है कि नवीकरणीय संसाधनों की विशेषता, नवीकरणीय संसाधनों की विशेषता क्या है कि पर्यावरण के लिए सुरक्षित होता है। बिल्कुल सही बात है कि पर्यावरण के लिए जो है ये इको फ्रेंडली होता है। अगर आप इसकी बात की जाए, नवीकरणीय संसाधन की बात करें, प्राकृतिक संसाधन की बात करें, ये इको फ्रेंडली होता है, यानी कि पर्यावरण के लिए ये क्या है, सुरक्षित होता है। उसी तरह से प्रदूषण रहित होता है। ये क्या होता है कि प्रदूषण नहीं फैलेगा उससे जो है। जैसे मिसाल के तौर पर जल जो है, जल ही ले ले, है ना, तो ये क्या है कि प्रदूषण नहीं फैला। तो मानव प्रदूषण को फैला करके हम इस इन्वायरमेंट को दूषित, प्रदूषित, पॉल्यूटेट कर सकता है और करता है। लेकिन जो अगर सिर्फ जंगल की बात करें या सौर ऊर्जा की बात करें, पवन ऊर्जा की बात करें, जल ऊर्जा की बात करें, ये प्रकृति को किसी भी तरीके से हानि और किसी भी तरह से पॉल्यूटेट, प्रदूषित नहीं करता है। और दूसरी बात है कि लंबे समय तक क्या है कि लंबे समय तक जो है, समय तक उपयोग योग्य होता है। ये एक बार इसका इस्तेमाल कर बनाने के बाद इसका उपयोग लंबे समय तक किया जा सकता है, जब तक कि मानव द्वारा बनाया हुआ कोई मशीन, कोई उपकरण खराब ना हो जाए। जैसे कि अगर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की अगर बात करें, हम पवन ऊर्जा की बात करें, जो विंड मिल बनाए जाते हैं, हाँ, तो वो खराब हो सकते हैं, हाँ, तो लेकिन क्या है कि उसको लंबे समय तक, इस एनर्जी को लंबे समय तक जो है हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। उसी तरह से सतत विकास में सहायक होता है। तो सतत विकास चैप्टर ये इसी में आने वाला है, एक कीवर्ड भी है, इसके बारे में हम डिटेल बताएंगे। तो आपने देखा कि नवीकरणीय संसाधनों की विशेषता जो है कि पर्यावरण के लिए सुरक्षित होता है, प्रदूषण रहित होता है, लंबे समय तक उपयोग योग्य होता है, सतत विकास में सहायक होता है। अगर किन्हीं को जो है स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकते। आपसे एक वालिहाना रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल लग रहा है तो हमारे YouTube मास्टर रमेश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आइए चलते हैं फिर आगे। जो है हमने पढ़ा था कि संसाधनों के प्रकार में प्राकृतिक संसाधन क्या होता है और क्या है, और इसके अंतर्गत आने वाले उदाहरणों के बारे में भी हम बात किए थे कि ये जो है उदाहरण से स्पष्ट हो गया था कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, और ये है समझने में भी हमें उदाहरण मदद किया था। तो प्राकृतिक संसाधन में हम नवीकरणीय संसाधन को पढ़ चुके थे, नवीकरणीय संसाधन हम पढ़ लिए थे और नवीकरणीय संसाधन को हम समझ भी गए। उदाहरण से भी हम उस बात को समझाए और आप उदाहरण से भी समझ गए कि जो है नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल संसाधन क्या होता है। हाँ, अब आगे हम चलते हैं कि और नवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, और नवीकरणीय संसाधन क्या है। अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ भी अगर देखें, नवीकरणीयता की ऐसी संसाधन जिसको दोबारा यूज में लाया जा सकता है, हाँ, या उसका भंडारण असीमित है, उसका पुनः जल्दी से शीघ्रता के साथ उसको उपयोग में लाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो औ जब लग गया तो औ का मतलब नहीं बनाया जा सकता, उसका उपयोग जो है बार बार नहीं किया जा सकता, जल्दी से नहीं किया जा सकता है। तो और नवीकरणीय संसाधन अगर शाब्दिक अर्थ में भी जाए तो ऐसे संसाधन जो क्या है कि सीमित है, यानी कि असीमित नहीं है, और दूसरा ये कि उसका उपयोग एक बार खत्म हो जाने पर दोबारा उसका उपयोग करने में हजारों साल का वेट करना होगा, लाखों साल का भी वेट करना होगा। यानी कि
कि अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन होता है जिसका जो है बनने में शीघ्रता नहीं दिखता है, यानी कि शीघ्रता से ये नहीं बनता है। हाँ, तो अगर हम यहाँ पर इसका डेफिनेशन देखा है, वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, इसका भंडार सीमित है। हाँ, और ये असीमित नहीं है, जैसा कि हम नवीकरणीय संसाधन में देखे थे कि जो है कि वायु सौर ऊर्जा है, इसी तरह से जो है पवन ऊर्जा था, जल ऊर्जा था, ये क्या होता है कि लगातार होते रहता है, सतत होते रहता है, यानी कि कंटिन्यूसली होते रहता है, ये रुकता नहीं है। ठीक है, तो अनवीकरणीय संसाधन के भंडार एक बार समाप्त होने के बाद उनके पूर्ति होने में, यानी कि उनको बनने में, पूरी होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यानी कि उसका एक बार उसका भंडारण अगर समाप्त हो गया तो दोबारा उसका भंडार होने में, उसको बनने में हजार या लाखों वर्ष लग सकते हैं। ये अनवीकरणीय संसाधन का डेफिनेशन और विशेषताएं हैं। तो उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि कोयला जो है, देखते हैं कि भारत में कई जगहों पर कोयला निकाले जाते हैं, जैसे जो है पश्चिम बंगाल है, झारखंड वगैरह का क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या है, कोयले निकाले जाते हैं। तो दूसरी बात यह है कि कोयला का भंडारण तो हुआ होगा पहले। हाँ, अब कैसे हुआ इसका एक अलग टॉपिक है, इसको बाद में पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। तो कोयला का भंडार जो है वो क्या है, सीमित है। उसका अगर उपभोग अगर हम सही तरीके से नहीं करेंगे, उसका उपयोग सही तरीके से नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि आगे आने वाले पीढ़ी के लिए कोयला बचेगा ही नहीं और वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसी तरह से पेट्रोलियम है, जिस तरीके से हम उसका दोहन कर रहे हैं, पेट्रोलियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत ही जोखिम हो जाएगा और कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए वैज्ञानिक ने जो है इसका दूसरा विकल्प ढूंढा। तो आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारी ऐसी चीजें जो पेट्रोल से न चल करके इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है। तो आप अपने आसपास में देखे होंगे कि जो है टोटो गाड़ी है, इसी तरह से और भी गाड़ियां हैं जो क्या है कि कई सारे मोटरसाइकिल वगैरह, साइकिल वगैरह भी आ गए, जिसमें जो है पेट्रोल से नहीं, पेट्रोलियम से नहीं या पेट्रोल से नहीं, बल्कि वो इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है। और प्राकृतिक गैस, हाँ, प्राकृतिक गैस भी क्या है कि इसका भंडारण भी सीमित है। ये जो है इसका दोहन करने से, इसका गलत दोहन करने से, हाँ, इसका जो है सही तरीके इस्तेमाल नहीं करने पर आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये हो गई हमारी प्राकृतिक संसाधन का दो भाग में बांटा गया था। इसके दो टाइप्स थे, एक था नवीकरणीय संसाधन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा है और नवीकरणीय संसाधन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये आप लोगों ने देख लिया। और इसी में एक पॉइंट है कि वितरण कारक, जो और नवीकरणीय संसाधन जो पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पर जो फैले हुए हैं, उसका जो भंडारण है, क्या है कि भूभाग एक इसका जो कारक है, जो फैक्टर है कि कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर है ही नहीं। तो इसका एक कारण यह है कि भूभाग, जो भूमि या जो पृथ्वी की जो बनावट है वो हर जगह एक जैसा नहीं है। जैसे अगर हम ये बात से समझ सकते हैं कि हमारे उत्तर भारत में गंगा नदी से सैराब होने वाली जमीनें पर खेती बहुत अच्छी होती है, लेकिन दूसरी जगह पर जाएंगे तो वहां पर खेती कम होती है। इसी तरह से अगर हमारे एरिया में देखें तो यहाँ पर धान गेहूं की खेती बहुत अधिक होती है और कहीं पर जो है कपास की खेती होती है, कहीं पर सेब की खेती होती है। तो इसी तरह से अब देखेंगे कि कहीं पर जो है जमीन के भूतल से जो है सोने निकल रहे हैं और जो है कोयले निकल रहे हैं, और कहीं पर जो है सोना और कोयला नहीं निकलता है, कहीं पर अवरत निकल रहा है, कहीं पर बालू निकल रहा है, कहीं पर कुछ निकल रहा है। तो ये जो क्या है कि इसके भूभाग पर, क्षेत्रीय फंड जो है इसका असर पड़ता है, ये कारण। और दूसरी बात है कि जलवायु, क्लाइमेट भी एक क्या है कि अहम भूमिका निभाता है।
क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण में, प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में जलवायु भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिलाता है। इसी तरह से ऊंचाई भी है कि ऊंचाई भी इसका क्या है, एक अहम कारक है, अहम फैक्टर है। तो ये हमारे पॉइंट हो गए। तो दूसरे पॉइंट हम चलते हैं कि मानव निर्मित संसाधन, मैन मेड रिसोर्सेज। मानव निर्मित संसाधन, बहुत सारे ऐसे संसाधन है जो मानव निर्मित है, जिसे मानव ने बनाया। तो इसका यूं कह सकते हैं कि मानव ने अपनी कौशल, बुद्धि, योग्यता के आधार पर प्राकृतिक ही वस्तुओं को, प्राकृतिक संसाधनों का ही उपयोग करके एक नए रूप का संसाधन तैयार किया। उसी संसाधन को हम क्या बोलते हैं, मानव निर्मित संसाधन बोलते हैं। जैसे मेरे हाथ में जो पेन देख रहे हैं, जो मार्कर देख रहे हैं, ये मैन मेड क्या है, मैन मेड संसाधन है। इसी तरह से आप बोर्ड देख सकते हैं, ये बोर्ड भी क्या है, मैन मेड संसाधन है। जिस मोबाइल से या जिस कैमरे से रिकॉर्ड की जा रही है, वीडियो बनाई जा रही है, वो भी मैन मेड है। ये ब्लूटूथ वगैरह, ये ईयरफोन वगैरह जो हम लगाते हैं, वो भी मैन मेड है। तो हम क्या है कि लोगों ने उस चीज को जाना और अपनी योग्यता विस्तार की और अपनी बुद्धि, अकल और ज्ञान से जो है एक नए रूप का चीज बनाया। और ये मानव जाति, समाज के लिए, देशों के लिए, विश्व के लोगों के लिए जो है ये आसानी मुहैया कराया। तो अब आगे भी देखते हैं कि मानव निर्मित संसाधन, मानव अपनी कौशल, ज्ञान, बुद्धि से जब प्राकृतिक ही क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों का ही उपयोग करके नए संसाधन का रंग रूप देता है, तो वही क्या कहलाता है, वही जो है वही आपको मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। कि इसका एग्जाम्पल ढेर सारा है, हम मानव निर्मित संसाधनों से घिरे पड़े हुए हैं। हाँ, तो अब देख सकते हैं कि ये जो मकान है, ये भी मानव निर्मित संसाधन है, पुल है, बस है, मशीन है, ये सब सारी क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। मानव ने अपने कौशल, बुद्धि, योग्यता के आधार पर जो है संसाधनों का संसाधन बनाया। जिस तरह से यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं, मशीन है, इमारत है, सड़कें हैं, बिजली है, कंप्यूटर, मोबाइल, जितने भी इलेक्ट्रिक से चलने वाली उपकरण है, वो क्या है, सारे के सारे आपको मानव निर्मित संसाधन है। आप फ्रिज घर में लगाते हैं पानी को ठंडा करने के लिए, सब्जियों को, दीगर चीजों को फ्रेश रखने के लिए, वो भी मानव निर्मित है। आप गर्मी जो है कूलर, एसी का हवा खाते हैं, वो भी मानव निर्मित है। इसी तरह से जो पंखे लगाते हैं, टीवी चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, कैलकुलेटर चलाते हैं, वो भी सारे के सारे मानव निर्मित हैं। अगर उसका सारे एग्जाम्पल और मानव निर्मित को और मतलब ज्यादा अगर ये की जाए, बात की जाए, तो बहुत लंबी हो सकती है वीडियो। तो हम क्या है कि इसका सार ये है कि हम मानव निर्मित चीजों से घिरे पड़े हुए हैं। वैज्ञानिकों ने क्या है कि ढेर सारी वस्तुओं को इंसान के फायदे के लिए बनाया, उसका आज हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं, पढ़ कर पा रहे हैं। तो ये हो गया मानव निर्मित संसाधन। आप समझ गए होंगे कि मानव अपनी कौशल, ज्ञान और बुद्धि से जब किसी प्राकृतिक संसाधनों या प्राकृतिक संसाधनों का ही उपयोग कर एक नए संसाधन का रंग रूप देता है, तो वही मानव निर्मित संसाधन होता है। तो दूसरा देखते हैं कि मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन। एक तो हो गया कि मानव निर्मित संसाधन, यानी कि मानव ने जो चीज बनाए, जैसे ये मार्कर है, मानव ने बनाया, ये तो मानव निर्मित संसाधन हुआ। एक होता है मानव संसाधन, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स। दोनों में अंतर है कि मानव निर्मित संसाधन के मानव के द्वारा बनाया हुआ, इंसान के द्वारा बनाया हुआ, लेकिन इंसान खुद ही एक क्या है, संसाधन है। और ये आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी समाज और देश को डेवलप करवाने में ये मानव संसाधन बहुत ही उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं,
दवाई लिख करके देते हैं। अच्छा, इसमें एक बात ये समझने वाली है कि दवाई मैन मेड हुआ, दवाई मानव निर्मित हुआ, मानव ने ही दवाई को बनाया, लेकिन जो दवाई के बारे में लिखा कि आपको फला दवाई खानी है, पैरासीटामोल खाना है या दीगर दवाई खानी है, तो वो बताया किसने? तो बताने वाले या राय देने वाले या उसका निरीक्षण करने वाले, उसको सही डायरेक्शन में दिलाने वाले ही क्या होता है कि मानव संसाधन होता है। तो हम क्या है कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक मानव संसाधन हो गया। मानव संसाधन क्या है कि मानव अपनी योग्यता, जिज्ञासा भी लिख सकते हैं, ज्ञान, कौशल और बुद्धि से जो देश या विदेश समाज के विकास में मदद करता है, समाज के विकास में मदद करता है। तो हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, हमको शिक्षा प्राप्त करना है तो हम किसी टीचर के पास जाते हैं, हम किसी केस के सिलसिले में अगर एक ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिसको वकील कहते हैं, तो वो क्या है? एक मानव संसाधन हो गया। हम घर बनाते हैं, हम घर का डिजाइन बनवाना है तो इंजीनियर के पास जाते हैं, इंजीनियर मानव संसाधन हो गया। तो हम जो है क्या वो हम खेती बाड़ी करते हैं, फसल उगाना है तो किसान उसको उगाते हैं, किसान जो है मानव संसाधन हो गया। इसी तरह से मशीनें चलाने वाले वो संसाधन हो गए, ट्रेनें चलाने वाले संसाधन हो गए, मानव संसाधन हो गए। तो ढेर सारी ये बनाने वाले मानव संसाधन हो गए। तो जो है ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं इसका कि मानव भी एक संसाधन है जो क्या है कि समाज और देश में क्या है कि ये मदद करते हैं, इसके विकास में मदद करते हैं। और दूसरी बात अहम पॉइंट ये है कि ये आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि यानी कि मानव ही, जैसे अगर हम बात करें डॉक्टर की, इंजीनियर की, डॉक्टर जो है आर्थिक दृष्टिकोण से हालांकि वो अपने कमाने के लिए काम किया, लेकिन जो टैक्स दिया जाता है, जो टैक्स देता है, वो क्या होता है कि किसी भी देश को आगे बढ़ाने में वो टैक्स मदद करता है। इसी तरह से काउंसलर होता है जो काउंसलिंग करता है। इसी तरह से जो है इंजीनियर्स होते हैं, डेवलपर होते हैं। बहुत सारे ऐसी मिसालें हैं, ऐसे उदाहरण से हम घिरे हुए हैं जिनका सारे उदाहरणों का यहाँ पर बयान करना, यहाँ पर सारे उदाहरणों के बारे में बताना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वीडियो जो है एक लिमिट ही होता है कि हम 2-4-5 घंटे की वीडियो सिर्फ एक ही क्लास, सिर्फ जो मानव संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन या संसाधनों पर ही या उदाहरणों पर ही बात नहीं कर लेते। हाँ, तो क्या है कि संसाधन जो है, आपने देखा कि संसाधन जो है हमने देखा कि संसाधन 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में हमने देखे नवीकरणीय संसाधन, और उसके बाद अनवीकरणीय संसाधन, फिर मानव संसाधन के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद मानव निर्मित संसाधन के बारे में पढ़ा। ये तो और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी नॉलेज में अगर गेन करता है, आपको थोड़ा भी जो है शिक्षा और ज्ञान को आगे बढ़ाने में मदद करता है, तो हमारे YouTube चैनल मास्टर रमेश को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। संसाधन संरक्षण, रिसोर्स कंजर्वेशन। संसाधन संरक्षण हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों आवश्यक है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है कि भाई संसाधनों का संरक्षण किया जाए। संसाधन का संरक्षण इसलिए जरूरी है ताकि अभी उसका इस्तेमाल करंट में किया जाए और आगे जो पीढ़ी आने वाली है उसके लिए भी वो संसाधन जो सीमित संसाधन है, यानी सीमित संसाधन है, उसको भी बचाया जा सके। संसाधन संरक्षण प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना। प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों का क्या करना?
उसका समझदारी से जो है उसका उपयोग करना, निर्वहन करना, ये क्या कहलाता है कि संसाधन संरक्षण कहलाता है। जैसे अगर प्राकृतिक संसाधनों की बात करें, पेट्रोलियम एक सीमित भंडारण वाली प्राकृतिक संसाधन, उसका दोहन अभी इतना ज्यादा कर लें कि वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बचेगी नहीं। क्योंकि आपको हमने पढ़ा चुका है कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी अनवीकरणीय संसाधन को फिर से बनने में कम से कम जो है हजारों साल का समय लग जाता है। तो इसीलिए जरूरी है कि प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधनों का क्या किया जाए, उसका गलत इस्तेमाल ना किया जाए। जितनी आवश्यक है उतनी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उसका इस्तेमाल करना चाहिए और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचाना चाहिए। यही क्या कहलाता है कि प्राकृतिक क्या है, यही संसाधन संरक्षण है, रिसोर्स कंजर्वेशन है। एक बार फिर इसको ध्यान से देखिए कि प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना ताकि वे लंबे समय तक टिके और चले एवं भविष्य की पीढ़ियां भी उनका उपयोग कर सके। भविष्य में जो पीढ़ी आने वाले हैं, जो हमारे बाद आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो भी क्या हो, उसके लिए भी प्राकृतिक संसाधन या मानव निर्मित संसाधन बचाया जा सके। तो संसाधनों का जरूरत भर इस्तेमाल करना और बर्बाद होने से बचाना। संसाधनों का क्या है कि जरूरत भर उसका इस्तेमाल करना, अब फालतू का इस्तेमाल नहीं करना। फालतू का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं, जैसे पानी, ये असीमित भंडारण है, लेकिन इसका अगर दुरुपयोग करेंगे, इसका उपयोग सही से नहीं करेंगे और इसका उपयोग हम प्रदूषण फैलाने में कर देंगे या वाटर को प्रदूषित कर देंगे, वाटर रिसोर्स को प्रदूषित कर देंगे, तो क्या होगा कि आने वाली पीढ़ी के लिए जो वाटर है वो क्या हो जाएगा कि बर्बाद रहेगा। पानी तो रहेगा लेकिन पीने योग्य नहीं रहेगा। उसी तरह से अगर हम मिट्टी की बात करें, ये जो है सीमित, इसका भंडारण असीमित है, लेकिन अगर इसका उपयोग हम इसको नष्ट कर दें, इसका उपयोग फसल लगाने में करते हैं और दीगर कामों में करते हैं, अगर उसमें हम इसका नष्ट कर दें तो क्या होगा कि आने वाली पीढ़ी के लिए जो है या फिर की फसल उगाने में या किसी भी और तरीके में इसका इस्तेमाल सही से नहीं हो सकेगा। तो इसीलिए कहा गया है क्या कि उपयोग, ये संसाधनों का जरूरत भर इस्तेमाल करना। अब लाइट है, बिजली है, अब उसका इस्तेमाल जब तक रूम में रहें, जब तक हमको गर्मी लग रही है, तब तक क्या करें कि उसका इस्तेमाल करें। जैसे ही अगर हम बाहर जाते हैं तो क्या करें, बल्ब या बिजली की उपकरणों को, विद्युत उपकरणों को हम क्या कर दें, स्विच ऑफ कर दें। इससे क्या होगा कि बिजली बचेगा। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मिसालें ऐसी है जिनका जो है हम समझदारी से उसका इस्तेमाल करें। इसी तरह से जंगल है, अब कॉपी पेजेस वगैरह, बुक्स वगैरह हैं, हाँ, इसको बनाने में कई पेड़ों को काटा जाता है। इसका इस्तेमाल अगर हम सही से करें, बर्बाद न करें, तो क्या होगा कि वन भी नष्ट नहीं होंगे और आगे आने वाले पीढ़ी के लिए भी जो ये खतरनाक साबित नहीं होगा। तो यही कारण है कि संसाधन संरक्षण एक ऐसा कंसेप्ट है कि जो है इसका बचाना निहायत ही जरूरी है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये संसाधन संरक्षण और इससे पहले पढ़ाए हुए तमाम बातें आपको समझ में आ गई होगी। एक इम्पोर्टेंट बात ये करनी है कि इसका जो है हम पीडीएफ भी इसका बना रहे हैं। पीडीएफ भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर किसी को भी अगर जरूरत पड़े तो जो है वो दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और पीडीएफ मंगा सकते हैं।
ये फ्री है। चलिए, तो संसाधनों का जबरदस्त इस्तेमाल करना और बर्बाद होने से बचाना। क्यों जरूरी है संसाधन संरक्षण? और संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है? पॉइंट में डिनोट कर दिया है कि संसाधन सीमित है। जैसा कि पहले बताया गया कि कुछ संसाधन सीमित है, पेट्रोलियम सीमित है, कोयला सीमित है, प्राकृतिक गैसें सीमित है, इसमें संसाधन है। पर्यावरण को बचाना, जो इन्वायरमेंट में हम लोग सांस लेते हैं, जीवित हैं, और इन्हीं पर्यावरण से हमें अपना सारे कार्यकलाप को करते हैं, तो उस पर्यावरण को अगर हम बर्बाद करेंगे, नष्ट करेंगे, प्रदूषित करेंगे, तो वो हमारे लिए खतरनाक साबित हो जाएगा। तो पर्यावरण को बचाना, पर्यावरण में बहुत सारी चीजें हैं, उस सारे जीवों को भी बचाना। इसके अलावा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, कि आने वाले जो भविष्य के हमारे पीढ़ी होंगे, हाँ, उसके लिए भी संसाधनों का उपयोग करने के लिए छोड़ देना। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को रोकना, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन इसको भी रोकना। अब जैसे प्रदूषण जो है, हम गाड़ियां चलाते हैं, उसका सर्विसिंग सही से नहीं हो पाता है, उसका साइलेंसर से धुआं छोड़ रहा है, तो क्या होगा कि वो धुआं कहाँ जाएगा? वातावरण में फैलेगा, वायु में फैलेगा, जिससे जो है लोग बीमार पड़ेंगे, इंसान बीमार पड़ेंगे। इसी तरह से चिमनी भट्टा दिगर जो है कारखाने लगाए जाते हैं, है ना, वहां से जो है गंदे पानी, धुएं और भी केमिकल वाली चीजें, है ना, तो वो क्या करता है, रासायनिक चीजें, वो क्या करता है कि हमारे जमीनों को, हमारे पानी को, हमारे जमीन में जो जीव रहते हैं, हमारे पानी, ये धरती पर जो जीव रहते हैं, वो क्या होते हैं, उससे ग्रसित होते हैं, और वो क्या होते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जीव है जो नष्ट हो चुके हैं। हाँ, उसी तरह से एक बुक है, रेड डेटा बुक, जिसमें जो है जो खत्म हो गई है, जो खत्म होने के कगार पर है, ऐसे जीवों को उसमें लिखा जाता है, रेड डेटा बुक। तो प्रदूषण और जलवायु, क्लाइमेट को भी संतुलित करना, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। तो ये कैसे क्लाइमेट संतुलित होगा? कि आए दिन आप देख रहे हैं कि एक वर्ड आपने सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग, उसको भी आगे पढ़ाया जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है कि जो मौसम बेमौसम हो रहे हैं, है ना। और दूसरी बात यह है कि गर्मियां हद से ज्यादा बढ़ रही, तो इसका कारण ये भी हो सकता है, रेगिस्तानें बढ़ रही है, मरुस्थल बढ़ रहा है, वाटर लेवल, समुद्र के वाटर लेवल नीचे जा रहा है। तो ये सब क्या है कि जो हम लोग भू सतह का जो पानी पीते हैं, भूतल का जो पानी पीते हैं, अंडरग्राउंड वाटर पीते हैं, वो भी क्या है कि उसका भी लेवल नीचे जा रहा है। तो ये सब तो बचाने का जो है हमारे पास पूरा उपाय होना चाहिए, और सरकार उसमें पूरी कोशिश करती है, वैज्ञानिक भी पूरी कोशिश कर रही है। और सिर्फ ये है कि हम और आप जो है उसका सही से निर्वहन और उसका सही से इस्तेमाल करें, तो इससे क्या हमारा क्लाइमेट, और क्लाइमेट के साथ साथ जीव जंतु, और जीव जंतु के साथ साथ हम भी बचें। इसीलिए जो है प्राकृतिक संसाधनों का, मानव निर्मित संसाधनों का सही से उपयोग किया जाए। और दूसरी बात है कि सतत पोषण ही है प्रदूषण और जलवायु। अच्छा, संरक्षण के तरीके क्या होंगे? संरक्षण के तरीके क्या होंगे? तो यहाँ पर तरीका के दूसरा पॉइंट लिखा गया है कि पानी की बर्बादी को रोके। कोई कहेगा कि भाई पानी तो बहुत ज्यादा है, पानी तो बहुत ज्यादा है। अब बात यूं करें कि हमने इसका वाटर रिसोर्स एक अलग चैप्टर है, इसको भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा यहां पर हम ये कर रहे हैं, अगर किसी को नहाने के लिए 1 बाल्टी पानी की आवश्यकता है, वो 2 बाल्टी पानी से नहाता है, तो 1 बाल्टी पानी क्या हो गया? बर्बाद हो गया। अगर वो 1 बाल्टी पानी रहता तो दूसरा आदमी नहा सकता था। इसी तरह से कपड़ा को धोने के लिए हमें
2 बाल्टी पानी से हो सकता था, लेकिन हमने 4 बाल्टी पानी से धोया, तो वो 2 बाल्टी पानी से कपड़ा कोई और धो सकता था। इसी तरह से हम अगर नहाने के वक्त मग मग या जग, बाल्टी का इस्तेमाल करेंगे तो पानी कम से कम खर्चा होगा। लेकिन लोग क्या करते हैं कि जो है मोटर के द्वारा नहाते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा पानी क्या होता है, इसका जो है बर्बाद होता है। तो ये है, तो इसका एक अलग चैप्टर है, तो हम उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। जितने भी संसाधन आप पढ़ रहे हैं, आप बताया गया कि इसका अलग से है, हम इसको अलग में और डिटेल से पढ़ाएंगे। तो फिलहाल इसमें यही तक। पेड़ और जंगल लगाना, पेड़ लगाना और जंगल लगाना, ये हमारे क्लाइमेट को, जो अभी हम क्लाइमेट और जलवायु की बात किए आबो हवा की बात कर रहे हैं, ये क्लाइमेट को संतुलित करने में बहुत अहम रोल अदा करता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है पेड़ और जंगल लगाना। लेकिन इंसानों ने अपनी फायदा के लिए, क्षण भर के फायदा के लिए क्या किया, पेड़ों का दोहन किया, जंगलों को काटा, जंगलों को नष्ट किया। इससे क्या है कि हमारा वातावरण ग्लोबल वार्मिंग से ग्रसित हुआ। तो यही है कि पेड़ हम जरूर लगाएं। आजकल गर्मी का मौसम है, पेड़ नहीं होने के कारण इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ रही है वातावरण में, तो इसीलिए पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाएं। और पेड़ लगाने के कई सारे फायदे हैं, तो जब हम जंगल संसाधन पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको डिटेल से बताएंगे। तो अभी इतना ये समझाने में ये बताया जा रहा है कि पेड़ लगाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, इससे बहुत सारे फायदे हैं। तो पेड़ लगाएं, और अपने दरवाजा घर में तो पेड़ लगाना ही चाहिए, ताकि आपको फल के साथ साथ छांव भी मिल जाए और खूबसूरती भी मिल जाए, लकड़ियां मिल जाए। ठीक है, उसमें अनेक तरह के काम होते हैं, तो इसीलिए पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। जंगल लगाइए, और सरकार जो है इसमें बहुत ही जो है क्या कहता है, जंगल लगाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा है। इसमें सरकार जो है अपना फंड तय किया है, फंड से जो है लोग अपनी ही जमीन में सरकार के फंड के द्वारा, सरकार के रुपयों से जो है वो अपनी ही जमीन पर क्या लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, बाग बगीचे लगाते हैं, छोटे मोटे जंगल लगाते हैं, ताकि जो है वातावरण संतुलित हो। तो ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। तो ये तीसरी पॉइंट ये है कि बिजली की बचत करना। अभी हमने बताया कि बिजली की बचत बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजली या तो थर्मल से बन रहा है, कोयला से बन रहा है, या बिजली पानी से बन रहा है। तो दोनों, अगर बिजली जो है कोयला से बन रहा है, तो कोयला तो अभी बताया था कि सीमित भंडारण है, वो खत्म हो सकता है ना। इसी तरह से बिजली, पानी है, पानी क्या है, ये भी सीमित है, ये असीमित है, लेकिन इसको नष्ट करने से बचाना चाहिए। तो इसीलिए क्या कहें कि बिजली की बचत बहुत जरूरी है। जब तक आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो करिए, उसके बाद अगर आप इस्तेमाल मतलब कहीं जा रहे हैं, कहीं मतलब उसका इस्तेमाल अब नहीं करना है, तो उसको क्या करते, शट डाउन करके, स्विच ऑफ करके, या फिर जो है उसके बटन जो है उसको ऑफ करके रखिए, ताकि ये बचाया जा सके। प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल। प्लास्टिक जैसे हम लोग बीच में जो है बिहार गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी ये स्कीम निकाला कि भाई प्लास्टिक का उपयोग अब नहीं होगा। तो इस पर जो है कई दिन तो बहुत चर्चाएं रही, कई दिन इसमें लोग अपना कर्तव्य दिखाए भी, अपना जिज्ञासा उसमें दिखाया भी, है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि वो खत्म हो गया। ठीक है अभी भी, लेकिन कम समय में जैसा पहले होता था अभी भी वैसा ही हो रहा है। जैसे हम लोग सब्जी लाने के लिए जाते हैं, दीगर चीजें लाने के लिए जाते हैं, तो पन्नी में हमको प्लास्टिक में दे दिया जाता है। तो ये प्लास्टिक क्या होता है कि जब इसको फेंक देते हैं, तो प्लास्टिक ऐसा केमिकल से बना होता है कि ये मिट्टी में जाने के साथ मिट्टी को प्रदूषित कर देता है। तो मिट्टी, सॉइल के बारे में, सॉइल पोल्यूशन और सॉइल रिसोर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो उसमें बताया जाएगा। तो लेकिन यहाँ ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें, बहुत हद तक कम करें, ताकि जो है हमारे इन्वायरमेंट, हमारे सॉइल जो एक संसाधन है उसको बचाया जा सके, उसकी जो है उसको नष्ट करने से बचा जा सके। अच्छा, यहाँ पर ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट हमने यहाँ पर नोट किया है
कि 3R का पालन। व्हाट इज 3R? 3R क्या? व्हाट इज 3R? 3R क्या है कि हम इधर घूम जाते हैं। 3R क्या है कि रिड्यूस, कम उपयोग करना। अभी हमने बताया कि संसाधनों का जितना उपयोग हो सकता है, आप जितनी आपकी जरूरतें पूरी हो सकती उतनी करें, कम से कम करें, उसकी उपयोग कम से कम करें। रिड्यूस करना, रीयूज करना, पुनः उपयोग में लाना। अगर आपने उस चीज का इस्तेमाल कर लिया है तो दोबारा उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे अगर हम एक मिसाल लें, डब्बा वगैरह है, आप पानी का बोतल है, पानी का बोतल या जैसे ऑयल का डब्बा वगैरह आता है ना, प्लास्टिक का डब्बा ऑयल का आता है 5 लीटर का वगैरह का, उसका तेल जब खत्म हो जाए तो उस डब्बा को ना फेंक करके उसका पुनः इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल हो सकता है कि इसका इस्तेमाल ये हो सकता है कि भाई इसको दूसरे चीज रखने में इस्तेमाल कर दें, या हो सकता है कि जो है इसको पानी वगैरह रखने में इस्तेमाल करना है, लेटरिन रूम वगैरह में इसको रख दें ताकि जो है बाल्टी खरीदना ना पड़े। तो ये सारे इसका इस्तेमाल है, हो सकते हैं अपनी बुद्धि से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए कहा कि रीयूज, यानी कि जिस चीज का आपने इस्तेमाल कर लिया वो चीज अब खत्म हो गया तो उसका इस्तेमाल दोबारा उस जो वस्तु उसमें रखी हुई थी वो वस्तु तो खत्म हो गया, लेकिन वो वस्तु जिसमें रखी हुई थी उस वस्तु का आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं किसी अन्य काम में। उसी तरह से रिसाइकिल, पुनः चक्रण, रिसाइकिल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसका पुनः चक्रण कर दीजिए, रिसाइकिल कर दीजिए। ये तमाम बातें हो गई। तो जो है अब हम एक लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट जो है इसमें क्या है कि सतत पोषण या विकास, ये एक बहुत ही बड़ा कीवर्ड है, बहुत ही बड़ा जो है शब्दावली है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये कीवर्ड है। ऐसा विकास जो आज की जरूरतों को पूरा करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता ना करे। सतत विकास क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि आज उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए और आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में भी सोचना चाहिए कि भाई ये इसके लिए बचाना है। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ऐसा विकास यानी कि ऐसा डेवलपमेंट जो आज की जरूरत पूरा करे, आज की जरूरत पूरा करे, आज का इंसान जरूरत पूरा करे, लेकिन भविष्य में जो पीढ़ी आने वाली है जरूरतों से समझौता ना करे। उसकी जरूरत के बारे में यह ना सोचे कि भाई वो आगे आएगा, आगे देखा जाएगा। ये बात नहीं, ये बात बिल्कुल कभी नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि भाई ये पेन है तो इसका हम अगर आधा इस्तेमाल ही अगर जरूरत है, मेरा हमको आधा से अगर काम चल जा रहा है तो इसको दूसरे के लिए छोड़ दें। ठीक है, तो ये क्या होगा, सतत डेवलपमेंट होगा, है ना। पानी है तो पानी को, या पेट्रोल है तो उसका जबरदस्ती अब उसका क्या किया जाए, इस्तेमाल ना किया जाए, उसको दूसरे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी छोड़ना चाहिए। छोड़ना चाहिए क्या, छोड़ना ये है पीढ़ियों की जरूरतों, यानी विकास ऐसा हो जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बगैर बिना लंबे समय तक टिके। दूसरी पॉइंट ये है कि यानी विकास ऐसा हो, डेवलपमेंट ऐसा हो कि प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना। प्रकृति से जो हम प्रकृति में जो जी रहे हैं उस प्राकृतिक संसाधनों को कोई नुकसान, कोई हानि, कोई प्रदूषित ना करना। प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बगैर लंबे समय तक उसका उपभोग करना। मुख्य बात यह है कि प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से उपयोग, प्राकृतिक संसाधन जो हमने पढ़ा है उसका जो है समझदारी से, अपनी बुद्धि से, अपने जो है जरूरत को देखते हुए इसका इस्तेमाल करना। पर्यावरण की रक्षा करना, हमने बता दिया कि पर्यावरण से को बचाना, पर्यावरण की रक्षा करना, गरीबी हटाना और जीवन स्तर सुधारना। ये बहुत बड़ा, ये एक हमारे जो है देश का एक बहुत बड़ा जो है एक मतलब पॉइंट है कि जो है गरीबी हटाना। अब लोग गरीब है, कुछ लोग इतना पैसा कमा रहे हैं कि भाई उसको पैसा रखने की जगह नहीं है, हाँ। और कुछ लोग इतने गरीब हैं कि उसको एक वक्त खाने की भी रुपए नहीं है, कोई चीज खरीदने की रुपए नहीं है।
तो इससे जो ये एक क्या बोलते एक जो है गैप है, उस गैप को भरपाई करने की हर मुमकिन कोशिश करना। तो इसीलिए क्या है कि पर्यावरण की रक्षा करना, गंदगी हटाना और उसके जीवन स्तर को भी सुधारना। क्योंकि भाई ये यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में खास तौर पर जो है डेमोक्रेटिक क्या है, लोकतंत्र है यहाँ पर। इसीलिए सरकार को ये बात सोचनी चाहिए कि जो है जीवन स्तर उसका भी बेहतर हो। हाँ, तो कम से कम वो नीचे स्तर से उठ करके एक लेवल में आ जाए, जिससे जो है वो भी अपना एक समाज में अपना मान और प्रतिष्ठा से अपने जीवन को व्यतीत करे। दूसरी बात है कि भविष्य की पीढ़ियों की चिंता करना, भविष्य की पीढ़ियों की चिंता करना, ये बात ये पॉइंट कई बार आया है, तो हम इसका यहाँ पर और डिटेल नहीं करेंगे। और क्या है कि उदाहरण, इसके कोई उदाहरण से सतत कौशलीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उदाहरण से हम ये बात समझ सकते हैं कि सौर ऊर्जा का उपयोग, क्या है कि भाई सौर ऊर्जा का उपयोग ज्यादा से ज्यादा इसलिए करना क्योंकि इसमें जो है हमारा खपत, हमारा क्या है कि वेट ज्यादा नहीं लगता। एक बार आप अगर सोलर पैनल अपने घर पर इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो कई कई साल तक चलेगा और उससे जो है अपने तमाम जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। और ये सोलर एनर्जी जो है सूरज से के धूप, सूरज की रोशनी से जो एनर्जी बनती है वो सतत है, वो असीमित है, वो खत्म नहीं हो। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। जल संरक्षण, ये कई बार बता दिया गया है कि जल संरक्षण करें। जैविक खेती के बारे में भी थोड़ा सा बताया गया था कि जैविक खेती का इस्तेमाल किया जाए। हमारे हिंदुस्तान में जो कई राज्य ऐसे हैं जो अभी अब जैविक खेती की जो है शुरुआत करने जा रहे हैं, कर भी चुके हैं, जैसे मेघालय वगैरह है। हरियाली बढ़ाना यानी कि कहने का मतलब है जंगल ढेर से ढेर लगाना, जंगल ज्यादा लगाना, पेड़ पौधे लगाना, इससे हमारा हरियाली बढ़ेगा। जब हरियाली होगी, जब पेड़ पौधे ज्यादा रहेंगे तो क्या होगा कि जल भी ज्यादा होगा। जब जल ज्यादा होगा तो हमारा पृथ्वी हरा भरा होगा, और जब जल ज्यादा होगा तो यहाँ पर जो है वाटर लेवल भी नीचे नहीं जाएगा और क्या है कि पानी जल्द तक मिलेगा। तो इसीलिए ये एक दूसरे पर सब कोई डिपेंड है। प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना, यहाँ पर बता दिया गया कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना। तो ये क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें हमने इस चैप्टर, संसाधन चैप्टर में तकरीबन ऑलमोस्ट जो है 50 MCQs तैयार किए। तो इसका जो है तो संडे को इसका टेस्ट होगा और दूसरी बात इसका टाइम जो है इसका टाइम बता दिया जाएगा किस वक्त इसका टेस्ट होगा। तो ये जरूर उस टेस्ट में जुड़िए और जरूर वो टेस्ट दीजिए ताकि संसाधन जो पढ़ाया गया है, जो एक चैप्टर है, इसमें जो है जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके लिए भी है, जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी टेस्ट बहुत जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि पढ़ाने में जो है काफी एफर्ट लगाना पड़ता है, काफी मेहनत करनी पड़ती है और ये काफी समय देना पड़ता है। इसीलिए आप श्रोताओं से, आप कम्पिटिटर से, आप तमाम गार्जियनों और बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि जो है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर रमीज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हमारी भी हौसला बनता रहे और जो है हम इससे बेहतर पढ़ाने की कोशिश करें, इससे बेहतर जो वीडियोस बनाने की कोशिश करें, इससे बेहतर नॉलेज आपको दे पाए और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की जो है हमें एक जरिया मिल जाए और इससे हमें काफी ये मोटिवेट हो जाए कि हम जो है ऐसे और वीडियोस भी बना सकें। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो है कमेंट में कीजिए, बोलने की जो है जो ये शैली है वो कैसी है, या जो है लिखने की जो शैली है वो कैसी है, आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं, इस तरह की तमाम बातें जो है। और हमारी जो है फीडबैक जरूर कीजिए, चाहे वो नेगेटिव फीडबैक हो या पॉजिटिव फीडबैक हो। हालांकि नेगेटिव फीडबैक से जो है सीखा जा सकता है, सीखा जाना इससे लोग, इससे जो है एक वीडियो बनाने वाले इससे सीखते हैं। तो जो भी हो नेगेटिव फीडबैक या पॉजिटिव फीडबैक जरूर दीजिए। और जो है अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो इसके लिए भी हमें जो है एक मैसेज छोड़िए, आप कमेंट कीजिए। और इसी वीडियो के साथ इसी जो है ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। इसी समाप्ति के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं और जो है
घर में रहिए और जो है पढ़ाई कीजिए, और हमारी दुआ है कि आप कामयाब होइए और कामयाब होंगे। और करते हैं, अल्लाह हाफिज, खुश रहिए।